नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। मैं आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं जो नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं। सो मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस के नाम से इसको मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो पार्ट वन में कुल 20 सवाल क्वेश्चंस एंड आंसर्स यानी सॉल्यूशन के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके लिए मैं क्रेडिट दूंगा फिजिक्स फॉर यू जो बुक आती है। सो लेट्स स्टार्ट। Question number one. The major contribution of Sir C.V. Raman is in the study of। जो सी वी रमन का नाम हमें याद रखना है, वो किस लिए याद रखना है, यानी उन्होंने क्या मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था। बच्चों ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है क्वेश्चन, जेई में तो नहीं पूछेंगे। तो क्या उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया था या बायोन्सी। बायोन्सी हम जानते हैं आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मीडियम। तो बच्चों इसमें दो नाम आपको याद होने चाहिए, एक तो लॉर्ड रेली और दूसरा सीवी रमन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वो तो मैक्सवेल ने दी थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सीवी रमन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मीडियम। क्वेश्चन नंबर टू, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ जुपिटर यानी टाइम पीरियड उसका घूमने का अराउंड द सन इज 12 टाइम्स, 12 गुना है बच्चों, 12 टाइम्स द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जितना अर्थ का है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जुपिटर की लोकेशन क्या होगी। द डिस्टेंस बिटवीन द जुपिटर एंड सन इज n टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। जो प्लैनेट सन से जितना दूर होगा वहां पर 1 ईयर यानी वो उसका ऑर्बिट बड़ा होगा तो 1 ईयर उतना ही लंबा होगा। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है बच्चों। अगर हम ये मान लें कि डिस्टेंस n टाइम्स है तो डिस्टेंस और टाइम पीरियड का रिलेशन आपको याद हो तो उसे यूज करना होगा। तो दीज आर दी 4 ऑप्शंस। आप स्क्रीन को पॉज करके अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं चाहे तो। और ये रहा सॉल्यूशन। हम यूज करेंगे कैपलर थर्ड लॉ को, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज, हमें पता है ये फॉर्मूला है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब यहां निकल के आता है रिलेशन। ये फॉर्मूला आपको नहीं भी याद हो तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब से काम चल जाएगा आपका। और टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब में वैल्यू रख के हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। यहाँ कैलकुलेशन इस तरह से होंगी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 144 ये हमें आंसर मिलेगा। एन की वैल्यू आएगी 144 रेज टू पावर 1/3 और क्यूब रूट ऑफ 144। क्वेश्चन नंबर 3, सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वेवलेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर है और ये एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। बच्चों डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन। और इसकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड का 1/5 गुनी है। देन व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। सो हाउ मच विल बी द वेवलेंथ। पहले तो आप अंदाजा लगाएं ज्यादा होगी कि कम होगी। तो निश्चित रूप से जब ये दूर जा रहा है तो वेवलेंथ तो बढ़ने वाली है। तो वेवलेंथ बढ़ने वाली है तो अब हमारे पास ज्यादा वाले यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, ए एंड डी। बी एंड सी तो खारिज हो जाते हैं क्योंकि वेवलेंथ होगी ज्यादा। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए डॉपलर इफेक्ट वाला। जनरल फॉर्मूले में कंडीशन अप्लाई करके भी इसे अप्लाई किया जा सकता है। सो हियर इज द सॉल्यूशन। लैम्डा इज 50 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ साउंड v है, स्पीड ऑफ सोर्स हो गया v, s से हम इसको दिखा रहे हैं v/5। सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सो वेवलेंथ ऑफ साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज लैम्डा डैश इक्वल टू v प्लस vs अपॉन v टाइम्स लैम्डा। तो v प्लस v/5 अपॉन v टाइम्स लैम्डा, तो ये हमें मिलता है 60 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर इज 60 सेंटीमीटर, यानी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, long straight wire along the z-axis carries a current I in the negative z direction। आपको 3D विजुअलाइजेशन चाहिए बच्चों। नेगेटिव z का मतलब है आपसे दूर। अगर हम कन्वेंशनल डायरेक्शंस लें x y और z की,
तो मैग्नेटिक फील्ड बी आपको पता करना है एट ए पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, और कहां पर, जहां पर z इक्वल टू 0 है, यानी उस प्लेन में। तो वैसे तो आप जानते हैं कि इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर यानी लॉन्ग स्ट्रेट वायर म्यू 0 अपॉन 2r होता है लूप के लिए, और 2πr होता है वायर के लिए। याद रखने का तरीका, वायर जिसमें कोई सर्कुलर सिमेट्री नहीं है तो उसमें पाई नहीं आना चाहिए, तो वहां पाई आएगा। तो ये स्क्रीन पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन। तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूं अब। हियर इज द सॉल्यूशन। डायग्राम बना लेंगे तो कन्वीनियंट रहेगा। तो डायग्राम बनाने से हमें पता चल रहा है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर अलॉन्ग द z एक्सिस, ये क्रॉस दिखा रहा है डायरेक्शन को, वो डायरेक्शन है इनवर्स करंट की डायरेक्शन, नेगेटिव z डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड B एट ए पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स xy इन द z इक्वल टू 0 प्लेन। तो जहां पर z इक्वल टू 0 है, इसमें ये कोऑर्डिनेट हो गए P के x एंड y, और यहां पर हमको पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो अगर मैं इसके लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं कंपोनेंट्स रिजॉल्व करके, माना कि एंगल थीटा है, तो मैं b के लिए एक्सप्रेशन लिख सकता हूं b0 sin थीटा i कैप माइनस b0 cos थीटा j कैप। ये देखिए b का कंपोनेंट जो अलोंग x डायरेक्शन होगा वो होगा sin थीटा, और b का कंपोनेंट जो अलोंग y डायरेक्शन होगा वो होगा cos थीटा वाला। अब वो नेगेटिव y डायरेक्शन है इसलिए माइनस b। अब जरूरत इस बात की है कि एक तो b0 की वैल्यू हम निकाल लें जो कि म्यू 0 अपॉन 2πr से मिल रहा है, और फिर sin थीटा cos थीटा हम यहाँ इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। तो sin थीटा मिलता है हमको y अपॉन r, और cos थीटा मिलता है x अपॉन r बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये वैल्यूज जब यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू हमें मिल जाती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, if the absolute errors in two physical quantities a and b are a and b, small a and small b respectively, then the absolute error in the values of a minus b, वो कितना हो गया आपको बताना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एरर एनालिसिस पे हम जानते हैं एरर्स आर ऑलवेज एडेड। रेंडम एरर्स की जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं हम मैक्सिमम साइड में रहना चाहते हैं, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, तो माइनस साइन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सो करेक्ट ऑप्शन ए के दिख रहा है हमको, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 6, कंडक्टर हैज अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। स्टेडी करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, देन द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, उसका क्या होगा। स्टेडी करंट यानी डीसी, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, हमें पता है किसी क्रॉस सेक्शन से जितनी करंट एंटर करेगी उतनी करंट एग्जिट करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में पहले आप कोशिश कर लीजिए इन चार ऑप्शन में से जो आपको मोस्ट सुटेबल लगता है वो टिक लगाइए इसको, और उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं सॉल्यूशन। हमें वीडी के एक्सप्रेशंस देखने होंगे। वीडी इक्वल टू ई वी टॉप ऑन एम एल, ई टॉप ऑन एम, आई अपॉन एन ई ए। तो यहाँ कौन सा एक्सप्रेशन आप यूज करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि करंट कांस्टेंट है इसलिए हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे आई अपॉन एन ई ए। तो यहां से क्लियर है कि VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन Q पर बढ़ गया है तो वहां ड्रिफ्ट स्पीड घट जाएगी। सो ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीजेस फ्रॉम P टू Q, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.01 हेनरी इंडक्टर है, √3 पाई ओम उसका रेजिस्टेंस है, तो सर्किट में L है, R है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, इनको सीरीज में जोड़ा हमने 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स से। तो EMI AC में AC का सवाल है ये। द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज, ये हमें बताना है। हम चाहे तो cos phi से निकालें, tan phi से निकालें, जो भी इजी हो। सो प्लीज फाइंड आउट। तो जो इनमें से आपका आंसर आ रहा है वो टिक करें एंड देन सी द सॉल्यूशन। इसे हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। L की वैल्यू लिखी हमने 0.01 हेनरी, R √3 पाई ओम, फ्रीक्वेंसी जो है न्यू से दिखाया 50 हर्ट्ज से, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL यहाँ पर होगा ओमेगा L इक्वल टू 2 पाई न्यू L। न्यू की वैल्यू हमने रख दी, L की वैल्यू रख दी, तो पाई ओम कैलकुलेट होकर आया। अगर फेज डिफरेंस फाई है करंट और वोल्टेज के बीच, तो फाई होता है tan इनवर्स XL अपॉन R। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट कर दी हमने XL और R की, तो tan इनवर्स 1/√3 आता है, यानी 30 डिग्री, जिसको हम बोलेंगे पाई बाय 6। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी,
π/6 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 8, मैन मूव्स 20 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ में जाता है। आप पेज पर डायरेक्शंस बना सकते हैं, कागज में ले सकते हैं या 3D में इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद 10 मीटर वो ईस्ट में गया और उसके बाद 10√2 मीटर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी आपको 45 डिग्री एंगल पर लेना होगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो फाइंड द आंसर एंड पुट ए टिक, राइट द आंसर एंड देन लेट्स चेक सॉल्यूशन। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए डायग्राम बनाना सुटेबल रहता है, so you must make diagram first। तो इसका डायग्राम कैसा होगा देखें। सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर। ओ से स्टार्ट हुआ मोशन, ओ से ए तक 20 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर ईस्ट बी तक, देन 10√2 मीटर साउथ वेस्ट यानी 45 डिग्री एंगल पर। तो यहां कहीं मिल रहा है वो सी पर, तो ये उसका पाथ हुआ। तो उसका डिस्प्लेसमेंट ओ से निकालना है। स्टार्टिंग पॉइंट इज ओ, एंड पॉइंट इज सी, सो वी हैव टू फाइंड हाउ मच इज ओ सी। ओ सी हमें पता करना है। तो अब जो है इसके लिए एक्सरसाइज करनी है हमको, सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है आगे। सो मेंशन कर दिया हमने, ओ ए 20 मीटर नॉर्थ में, ए बी 10 मीटर ईस्ट में है, बी सी 10√2 मीटर साउथ वेस्ट में है। और आई और जे को अगर यूनिट वेक्टर्स मान लेते हैं हम अलोंग ईस्ट एंड नॉर्थ रिस्पेक्टिवली, तो ओ ए को मैं लिख पाऊंगा 20 जे मीटर, ए बी को लिख पाऊंगा 10 आई मीटर। तो बी सी हो गया -10√2 cos 45 टाइम्स आई कैप -10√2 sin 45 टाइम्स जे कैप मीटर। cos 45 sin 45 दोनों 1/√2 होते हैं, उनकी वैल्यूज को हमने पुट किया। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर है आपके, इजी कैलकुलेशन है, आसानी से सब कट रहे हैं। -10 आई -10 जे मीटर ही मिल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमको मिल गया ओ सी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। सो वी कैन फाइंड ओ सी, जो हमें मिल जाता है 10 जे कैप मीटर यानी 10 मीटर, और उसकी डायरेक्शन होगी वो भी लिखनी होगी टुवर्ड्स नॉर्थ। सो 10 मीटर ड्यू नॉर्थ। Question number 9. When a light of photons of energy 4.2 electron volt is incident on a metallic sphere, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा ट्रिकी है। एक अच्छा सवाल है, समझ के करें। ये मेटल के स्फीयर जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उस मेटल का वर्क फंक्शन 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस पर हम ये लाइट डाल रहे हैं। इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड बिफोर द एमिशन इज स्टॉप्ड। तो सबसे पहले तो दिमाग में सवाल ये आता है कि एमिशन स्टॉप क्यों हो जाएगा, वही आपको समझना है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन स्फीयर से निकलते जाएंगे, स्फीयर गेट चार्ज पॉजिटिवली, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और उसकी वजह से उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो अब और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो नहीं निकलने देगा। तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा, उसके बाद ये एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम पड़ जाएगी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, जो कि फोटोन अवेलेबल कराएगा उसको। तो ये हमें समझना है। तो बच्चों इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेटा हमारे काम आने वाला है। पहले आप लोग कोशिश कर लीजिए, हिंट मैंने दे दिए, जस्ट ट्राई इट। और फिर नहीं आता है, then let's see the solution. Here is the solution. Radius of sphere 10 सेंटीमीटर, हमने इसको मीटर में बदला, 10 इंटू 10⁻² मीटर। वर्क फंक्शन 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनर्जी फोटोन की हुई एच न्यू दी हुई है हमको 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करता हूं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसको मैं लिख सकता हूं एच न्यू -50, पर हम जानते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E टाइम्स V0 के बराबर भी होती है, जहां V0 होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम क्या करते हैं, EV0 से V0 यहां पे निकाल लेते हैं। तो V0 हमें मिल जाएगा 4.2 में से 2.4 को सब्ट्रैक्ट किया 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E हटा देंगे तो वोल्ट में आ जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, दोनों साइड कैंसिल हो गया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.8 वोल्ट। तो बच्चों यहां से कंसेप्ट ये बनता है कि जब ये स्फीयर का पोटेंशियल क्यों बढ़ रहा है स्फीयर का, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो जब इसका पोटेंशियल बढ़कर 1.8 वोल्ट हो जाएगा,
तो अब और इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाएंगे, ये पॉजिटिव पोटेंशियल उनको रोकेगा। अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ये मूव करेंगे, तो लोअर टू हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो खींचेंगे टुवर्ड्स द स्फीयर। So the sphere will stop emitting photoelectrons when the potential on its surface becomes 1.8 वोल्ट। अब हमको बस ये पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलने पर 1.8 वोल्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं n बी द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द स्फीयर, तो जो चार्ज वो गेन करेगा वो होगा Q इक्वल टू एन ई। पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर वो हो जाएगा के क्यू बाई आर फॉर्मूले से, के यानी 1/4 पे एप्सिलॉन 0 टाइम्स Q अपॉन आर, जहां पर Q की वैल्यू है एन ई। तो यहां से n के लिए हमने इसको कन्वर्ट किया तो बन जाता है v इंटू आर अपॉन 1/4 पे एप्सिलॉन 0 टाइम्स ई। और अब सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी क्योंकि ये सब हमें पता है। सो वी गेट द करेक्ट आंसर 1.25 इंटू 10⁸, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स जब निकल जाएंगे तो ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद और नहीं निकल पाएंगे। तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, you should get familiar with the concept. Question number 10. At time t equal to 0, two bodies A and B are at the same point. एक ही जगह पर हैं जब मोशन स्टार्ट हुआ t equal to 0 पर। A moves with constant velocity v and B starts from rest and moves with constant acceleration. ऐसा होता है। The relative velocity of B with respect to A when the bodies meet each other, ये हमें पता करना है। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, जिसमें आप देख रहे हैं कि कंपोजिट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट भी आ गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट भी आ गया। सो यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन, पॉज द वीडियो। ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन। माना कि ये जो दो बॉडीज हैं ए और बी, ये टी टाइम पर मिलती हैं, तो टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी ए वो है एस ए से मैंने दिखाया तो वी टी, और बॉडी बी जो कि एक्सेलरेशन से चल रही है वो ट्रेवल कर लेगी हाफ ए टी स्क्वायर, रेस्ट से स्टार्ट हुई थी इसलिए यू तो 0 है। अब ये सेम पॉइंट है मीन्स एस ए इक्वल टू एस बी, तो दोनों को हमने इक्वेट किया, यहाँ से एक्सेलरेशन हमें मिल गया, बॉडी बी का जो एक्सेलरेशन है वो है 2v/t के बराबर। अब हम जानते हैं कि टी टाइम बाद जो वेलोसिटी रहेगी वो ए की वेलोसिटी तो उतनी ही रहेगी जितना स्टार्टिंग में थी, यानी वी इक्वल टू वी, पर बी की वेलोसिटी जो कि एक्सेलरेशन से चल रही है u प्लस ए टी का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो u तो 0 है, तो 2v/t इंटू टी, सो इट बिकम्स 2v, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2v। तो अब क्लियर है कि रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का डिफरेंस 2v माइनस v इज v, सो करेक्ट आंसर इज v। Question number 11. For most materials, the Young's modulus is n times the rigidity modulus, where n is. बच्चों, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होती है वो शेयर मॉडुलस भी कहलाती है, उसको हम ईटा से दिखा सकते हैं, कैपिटल जी से दिखा सकते हैं। और अगर आपको याद रहा हो सॉलिड्स जब अपने पढ़े थे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, क्लास 11 का टॉपिक है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, और तीनों में रिलेशन भी था, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अगर आपको सीधे याद है तो आप सीधे आंसर लिख सकते हैं, नहीं याद है तो देखिए सॉल्यूशन, ईटा इज 1/3 वाई। मोस्ट मटेरियल्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा जो है 1/3 होती है यंग्स मॉडुलस की, तो एन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई 3, तो करेक्ट ऑप्शन 3। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वो छांटना है हमें। पहला स्टेटमेंट है नो वर्क इज डन इफ द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ये तो सही है, एफ डॉट एस 0 हो जाएगा, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स इज ऑब्ट्यूज देन द वर्क डन इज नेगेटिव, करेक्ट है, कॉस थीटा नेगेटिव हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, जो डॉट प्रोडक्ट में आ रहा है एफ डॉट एस में। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, ये भी सही स्टेटमेंट है कि फ्रिक्शनल फोर्स नेचर में नॉन कंजर्वेटिव होता है। ऑल दी सेंट्रल फोर्सेस के एग्जांपल्स आप जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दीज आर सेंट्रल फोर्सेस, आर नॉन कंजर्वेटिव,
ये बात कुछ हजम नहीं हुई, मतलब नॉन कंजर्वेटिव तो नहीं कि तो कंजर्वेटिव होते हैं, तो यही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना था। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, अवेयर रहने की जरूरत है। इनकरेक्ट करेक्ट के कंफ्यूजन में गलत स्टेटमेंट ना समझ लें आप, है ना। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, इनकरेक्ट निकालना है स्टेटमेंट या करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, यहाँ गलती होने के चांसेस रहते हैं जल्दबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर एंड। तो हम इसको ओपन पाइप बोलेंगे कि क्लोज पाइप, तो जवाब है क्लोज पाइप। रेजोनेट्स विद ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 135 हर्ट्ज, रेजोनेंस ट्यूब में ऐसे ही होता है, एंड ऑल्सो विद 165 हर्ट्ज। इन दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ वो रेजोनेट करता है, बट नॉट एट एनी अदर फ्रीक्वेंसी इंटरमीडिएट बिटवीन दीज टू। इनके बीच की और किसी फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट नहीं करता है। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट ऑफ द पाइप इज। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चों, आपको पता हो तो फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर बीट्स बनते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट अगर पाइप के निकालें तो वो क्लियर कट इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हमें मिलने वाली है, विच इज 30 हर्ट्ज। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो जवाब है सही है, पोलर मॉलिक्यूल्स में परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। बी, CO2 मॉलिक्यूल इज ए पोलर मॉलिक्यूल। गलत है, ये तो लीनियर होता है। H2O इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। गलत है, ये तो पोलर होता है। द डाइपोल फील्ड एट लार्ज डिस्टेंसेस फॉल्स ऑफ एज 1/r स्क्वायर। ये भी गलत है, इनवर्स क्यूब रिलेशन को फॉलो करता है डाइपोल फील्ड। तो B, C and D आर रॉन्ग स्टेटमेंट, सो करेक्ट स्टेटमेंट इज CO2 इज करेक्ट स्टेटमेंट इज ए। ए करेक्ट स्टेटमेंट हुआ, बाकी तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, p इज मोमेंटम, हम जानते हैं अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इन ए बॉडी, p इक्वल टू mv। सो मोमेंटम है a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर, वेयर a, b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से क्या सही होगा? कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, आसान सा सवाल है, आप कर सकते हैं। यू हैव टू डू डिफरेंशिएशन। हिंट में दे देता हूं, F इक्वल टू dp बाई dt, आप जानते हैं अच्छे से। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स, तो आपको फोर्स का अंदाजा लग जाएगा। तो आंसर निकाल लिया है, तो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। हियर इज द सॉल्यूशन। लीनियर मोमेंटम p को लिखा हमने F इक्वल टू dp बाई dt, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पे सीधे सीधे जो F की इक्वेशन आ रही है b प्लस 2ct, ये लीनियर वेरिएशन है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्स जो है लीनियरली वेरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, ए मास कैपिटल M इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए लाइट स्प्रिंग। उसको लटका दिया हमने एक हल्की स्प्रिंग से, यानी स्प्रिंग मासलेस है। एन एडिशनल मास स्मॉल m इज एडेड, उसमें जोड़ा, क्या होगा? जस्ट इमेजिन, दिमाग में तस्वीर ले आए इसकी। डिस्प्लेसेस द स्प्रिंग फर्दर बाय डिस्टेंस x, स्प्रिंग और खींचेगी x अमाउंट से, यानी पहले खींची हुई थी, अभी और खींचेगी। नाउ द कंबाइंड मास विल ऑसिलेट विद ए पीरियड। ऐसा होता है, ऐसा करके आप देख सकते हैं स्प्रिंग के साथ। तो हमें टाइम पीरियड निकालना है, और ये डेफिनेटली SHM है। SHM है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप जानते हैं, T इक्वल टू 2.m/k। अब इन चार ऑप्शन में से बेस्ट कौन सा सूट होगा? ट्राई इट, कोशिश करें, और जवाब अगर आपको आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। हियर इज द सॉल्यूशन। माना कि k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है स्प्रिंग का, और जब मास m लटकाते हैं, माना कि स्ट्रेच y होता है, तो mg को हम ky लिख सकते हैं स्प्रिंग फोर्स के फॉर्मूले से, क्योंकि mg ही स्ट्रेच प्रोड्यूस कर रहा है। और जब एडिशनल मास m लटकाते हैं और एक्स्ट्रा स्ट्रेच माना कि x आता है, तो हम लिख सकते हैं m प्लस m टाइम्स g इक्वल टू k टाइम्स x प्लस y। अब यहां से इक्वेशन 1 और 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया अगर हमने 1 को 2 में से, तो सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट में हमें
के लिए रिलेशन मिल जाता है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू होती है mg/x, जिसको टाइम पीरियड ऑफ द कंबाइंड मास, जो कि होगा 2 कंबाइंड मास यानी कैपिटल M प्लस M अपॉन के, इसमें के की जगह रख देते हैं mg/x, सो वी गेट द आंसर 2 पाई टाइम्स M plus M times x upon mg. So this is the correct answer. Next question number 17. Stone tied to a rope, रस्सी से बांधा हुआ, is rotated in a vertical circle. बच्चों सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट है, उसके बिना सर्कल में मोशन नहीं हो सकता। विद यूनिफॉर्म स्पीड, वर्टिकल सर्कल में भले ही मोशन हो रहा है पर कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, तो डायरेक्शन तो चेंज होगी, वेलोसिटी तो चेंज होगी, पर स्पीड कांस्टेंट है। If the difference between the maximum and minimum tension in the rope is 20 न्यूटन, ये आपको डेटा दिया है, 20 न्यूटन का डिफरेंस है, तो आपको स्टोन ऑफ द मास निकालना है। जो भी कंसेप्ट आप जानते हैं लगाइए बच्चों, सॉल्व कीजिए इसको, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए एंड फाइंड द सॉल्यूशन। हाँ, अगर सॉल्यूशन निकाल लिया है या नहीं निकाल पाए, दोनों ही केस में हम डिस्कस करते हैं बच्चों। हियर इज द सॉल्यूशन। माना कि m जो है वो मास है स्टोन का, या तो आपको डायरेक्ट याद हो T मैक्स माइनस T मिन होता है 2mg, और यहां से हम सीधे m निकाल सकते हैं क्योंकि डिफरेंस हमें दिया हुआ 20 न्यूटन, तो यहां से आंसर आ जाता है 1 किलोग्राम। और लॉजिकली इसको समझें तो हमें पता है जो स्ट्रिंग में लोअर मोस्ट पॉइंट पर टेंशन होती है वो उसके वेट की वजह से होती है, अगर वो घूम नहीं रही हो, और घूम रही है तो mg वेट प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² काम आएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर हम कंडीशन ले लें टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल, तो टेंशन जो होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होती है, जो कि काम कर रहा होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, और उसमें से mg को सब्ट्रैक्ट करना होता है हमको, और वो 0 के बराबर होता है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 होती है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब वो दिया हुआ है हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो नीचे भी mv² उतना ही है जितना टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितना है, mg के बराबर है, तो नीचे कितना हो गया, mg प्लस mv², यानी mv² की जगह मैं mg लिख सकता हूँ, तो mg प्लस mg 2mg, तो ऊपर 0 टेंशन हो गई 0 और नीचे लोअर मोस्ट पॉइंट पर होगी 2mg, तो लॉजिकली भी इसको हम पता लगा सकते हैं। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा से सुने मैंने क्या बोला, समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18, चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी है उसकी v इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है yi कैप प्लस xj कैप, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज f, द करेक्ट ऑप्शन फॉर f, तो हमें f की वैल्यू निकालनी है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से ये क्वेश्चन है, कब फोर्स एक्ट करेगा, कब फोर्स एक्ट नहीं करेगा, और फिर इसमें चॉइसेस में भी और चॉइस दी हुई है, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, सो वी हैव टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर f। अब हम f जानते हैं, आपको फॉर्मूला पता है q टाइम्स v क्रॉस b, फॉर्मूला लगाएं, स्क्रीन को पॉज कर लो बच्चों, फॉर्मूला लगाकर वैल्यू पता करो, आंसर निकालने की कोशिश करो। सो let's see the solution. B is the correct solution. Force acting on a charged particle of charge q moving with velocity v, ये होता है q टाइम्स v क्रॉस b, जहां पर v xi प्लस yj कैप रखा मैंने, b को रखा yi कैप प्लस xj, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो हमें मिलता है q टाइम्स x² माइनस y² k कैप, k कैप वाली टर्म बचेगी यहाँ पे, दोनों के परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, अगर हम बोले c इक्वल टू a क्रॉस b, तो C की डायरेक्शन A और B दोनों के परपेंडिकुलर होती है, तो F की डायरेक्शन यहां पर इसमें K कैप आ गया। तो फोर्स का एक्सप्रेशन हमने देख लिया, Q टाइम्स x² माइनस y² टाइम्स K कैप, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट में करके स्क्वायर किया तो मैग्नीट्यूड आ गया Q टाइम्स x² माइनस y²। कंडीशन इंपोज करेंगे, x इक्वल टू y लगाते हैं अगर, तो ये फोर्स 0 आ जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट एंड थर्ड इज आल्सो करेक्ट। अगर x ग्रेटर देन y हुआ
तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो 4 में से कौन से दो सही हैं? 1 एंड 3। तो अकॉर्डिंगली हम ऑप्शन चूज करेंगे। 1 एंड 3 आर करेक्ट। 1 and 3 are correct means which option is correct? You can see here 1 and 3. Option B is correct. 1 and 3 are true. Question number 19. An astronomical telescope. बच्चों ऑप्टिक्स से, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट से। अरेंज फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपको पता है मैग्नीफाइंग पावर होती है FO अपॉन FE और ट्यूब की लेंथ होती है FO प्लस FE। तो मैग्निफिकेशन जो है वो 6 है। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप 35 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, जो कि FO प्लस FE के बराबर होता है। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस रिस्पेक्टिवली आपको बताना है। दो अननोन है, दो इक्वेशन है। ट्राई इट। अब अगर आपने आंसर निकाल लिया है स्क्रीन पॉज करने के बाद, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। FO और FE को हमने फोकल लेंथ मान लिया बच्चों ऑब्जेक्टिव और आईपीस के लिए। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, m इक्वल टू F अपॉन FE। अगर मैं ज्यादा सही बात करूं फॉर्मूले की तो माइनस का साइन भी आता है, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, पर हमें यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। ओके, लेंथ FO प्लस FE और इन दो इक्वेशन से हमें रिजल्ट मिल जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन आप चुन सकते हैं, जहां पर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर आ रही है और आईपीस की आ रही है 5 सेंटीमीटर। लॉजिकली भी क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होती है, आईपीस की कम होती है। क्वेश्चन नंबर 20। 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई यानी 1s2 की बात कर रहे हैं, ईच ऑफ मास m फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस He2 बना रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है E के बराबर। सी अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट है और मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस फॉर्म्ड कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ C, M एंड E हमको आंसर निकालना है। तो बेहतर होगा आप इक्वेशन लिख लीजिए इसकी। सो ट्राई इट। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। If you have obtained the answer, let's see the solution. Given reaction है 1s2 plus 1s2 gives He2. The energy released in the reaction is, वो हम निकाल सकते हैं, equal to किससे, m plus m minus m He। ये तो आ गया ड्यूटेरियम के लिए टोटल मास, और ये आ गया हीलियम का इंटू C स्क्वायर। So it becomes 2m minus m He। अब हमें पता है 2m minus m He किसके बराबर है, मास हमें दिया हुआ है, ड्यूटेरियम का मास m है। तो हीलियम का मास यहां से निकल के आता है 2m माइनस E बाय C स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 2m माइनस E बाय C स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स 20 सवाल हमने इस पार्ट में डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट में अगले 20 सवाल जल्दी मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।